हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। आज की वीडियो सीरीज में इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास में हम गुप्त काल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। अभी हमने ये लुसेंट की वस्तुनिष्ठ सीरीज शुरू की थी, तो आज कुछ दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको गुप्त काल तक पढ़ाया था, ठीक है। इससे पहले संगम काल भी आया था। तो देखिए, संगम काल और गुप्त काल के लगभग पीरियड सेम चल रहा है, ठीक है। मतलब कि दक्षिण भारत में संगम काल चल रहा है, ठीक है, और उत्तर भारत में गुप्त काल वगैरह चल रहा है, ठीक है। तो संगम काल उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। संगम काल में केवल वो साहित्य आप याद रखिए कि मणिमेखलाई और शिलापद्दिकरम, ठीक है। दो वहाँ पर किताबें वही हैं, संगम साहित्य की पुस्तकें हैं, मणिमेखलाई और शिलापद्दिकरम, ठीक है। तो ये संगम साहित्य की पुस्तकें थी, ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये प्रश्न बनता है। तो संगम काल भी आप याद रखिए, जो गुप्त काल से पहला आया था। और गुप्त काल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहलाता है गुप्त पीरियड, ठीक है। गुप्त पीरियड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो गुप्त काल में मैं पढ़ा चुका हूँ। संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। वास्तविक कौन कहलाते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक कहलाते हैं, ठीक है। किस क्रम में आए आप इनको देख लीजिए। कभी कभार गुप्त शासक जो होते हैं क्रम पे लगाने के लिए पूछता है, ठीक है, कि इन गुप्त कालों ये राजाओं को क्रम पे लगाइए, ठीक हो गया, क्लियर कर दो उसको। तो गुप्त काल 319 ईस्वी से 540 ईस्वी, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं, कम से कम 250 साल है। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं फ्रेंड्स। गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे, क्लियर हो गया। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे, पिछली वीडियो में पढ़ाया है। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के अंदर ये थे। उससे सामंत कर थे कि उनके अंडर ये काम कर रहे थे, क्योंकि उस समय कुषाणों का ही पतन हुआ था, क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया था मौर्योत्तर काल की बात है। तो मौर्योत्तर काल में कुषाण जो थे वो देशी उत्तराधिकारी थे, जिसमें कि कनिष्क इत्यादि वगैरह है। कनिष्क, ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश के प्रतापी राजा हुए। तो आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका बी वाला सही है, कुषाणों के सामंत थे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, तीसरा आ रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त एक ने, ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त एक ने धारण की। गुप्त काल के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, वास्तविक। श्रीगुप्त है वैसे, लेकिन इनको वास्तविक माना इतिहासकारों ने। श्रीगुप्त का कोई प्रमाण नहीं मिला है कहीं कहीं, तो इतिहास में कुछ कुछ बातें क्लियर नहीं है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त एक, ठीक है। इसके बाद देखिए, अभिलेखों का उनके राजाओं से संबंध है। तो प्रयाग का अभिलेख समुद्रगुप्त से है, बिलसड़ का कुमारगुप्त, भीतरी स्तंभ स्कंदगुप्त, मंदसौर लेख, और मंदसौर लेख किसका है? बंधुवर्मन का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिलान एक बार कर लेते हैं, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, इसी क्रम में बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना। कैसे आप समझिए इसको। ये देखिए, प्रयाग का प्रशस्ति वाला जो था समुद्रगुप्त बताया था आपको, इन्होंने उस पर लेख उत्कीर्ण कराए थे, ठीक है। इनके लेख उत्कीर्ण किए हरिसेन ने, ठीक है, जो समुद्रगुप्त के एक मंत्री भी थे, युद्ध मंत्री हरिसेन है, ठीक है। समुद्रगुप्त जिनको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, क्लियर है। बिलसड़ स्तंभ लेख कुमारगुप्त का है, जिन्होंने नालंदा बनाया था। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है, मंदसौर मध्य प्रदेश में बंधुवर्मन का, ठीक, मंदसौर अभिलेख, क्लियर हो गया। तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। तो मंदसौर मध्य प्रदेश, क्लियर हो गया। ये अभिलेख आप मिला लीजिए इनको, तो सही है, ठीक है। कभी कभार मिलाने के लिए आ जाते हैं, कभी बड़े एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, 5वां प्रश्न आ रहा है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से, इसके बाद देखिए 5वां है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी गणितज्ञ था? आर्यभट्ट, ठीक है। ध्यान रखिए, गुप्त काल के ये सब लेखक कवि जो भी हैं महान खगोल विद्वान हैं, इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, ठीक है। आर्यभट्ट मैंने आपको बताया था, इन्होंने पाई का मान भी दिया था। पाई का मान 22/7 याद रखिए, एग्जाम में आए हुए से प्रश्न सारे, ठीक है। और इन्होंने एक बुक लिखी है सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांतम इनकी एक किताब है, ठीक है, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं ये, गुप्त शासकों की भाषा कौन सी थी? ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। गुप्त शासकों की भाषा कौन सी? संस्कृत लीजिए, राजकीय भाषा इनकी थी। और भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त, लिखा दिया आपको ये पहले ही। अब बी.ए. स्मिथ ने कहा है, इतिहासकार ने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेपोलियन से तुलना की है, ठीक है ना, क्योंकि समुद्रगुप्त एक कवि भी हुए और एक महान उदार राजा भी हुए, ठीक है। समुद्रगुप्त काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं गुप्त काल में, ठीक है। इसके बाद देखिए, गुप्त वंश का वो राजा कौन था जिसने हूणों पर आक्रमण किया? बिल्कुल सही है, स्कंदगुप्त का उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, ठीक है। स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था, याद रखिए आप इसको। जूनागढ़ लेख में भी स्कंदगुप्त के बारे में है। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। ध्यान रखिए, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार रुद्रदामन ने भी करा रखा है पहले, और इन्होंने भी किया, ठीक है। ध्यान रखिए आप इस चीज़ का। तो सुदर्शन झील का है, गुजरात में है, ठीक है ना। स्कंदगुप्त का नाम भी आता है उसमें।
इसके बाद देखिए गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था, तो कला स्थापत्य के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वास्तुकला के अनेक नमूने मिलते हैं, मूर्ति कला इत्यादि वगैरह मिलती है। क्लियर हो जाएगा आपको, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अजंता कलाकृतियाँ किस संबंध, तो गुप्त काल से, बिल्कुल सही है। अजंता एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में है, तो गुप्त काल से संबंधित है अजंता, ठीक है। कुछ बौद्ध धर्म को ये संबंधित है, मतलब बौद्ध धर्म से, ठीक है। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के थे। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य को उपाधि लेने वाले पहले राजा हुए हैं, ठीक है। विक्रमादित्य इनको कहते थे, ठीक है ना। समुद्रगुप्त ने भी ली थी उपाधि। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किस संबंध, बौद्ध धर्म से। अजंता मैंने आपको कहा था अभी, ठीक है। अजंता एलोरा वगैरह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद देखिए उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध वो था, ठीक है। उत्तर गुप्त युग में इसके बाद जो आएगा, मतलब ठीक है, वर्धन वंश भी आएगा साथ साथ, अभी हर्षवर्धन वगैरह। इसके बाद का जो है उत्तर गुप्त काल में नालंदा प्रसिद्ध होता है। नालंदा पहले से ही प्रसिद्ध था। नालंदा की स्थापना की थी फ्रेंड्स कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त एक ने, ठीक है। नालंदा क्लियर हो जाएगा आपको, क्लियर है। हाँ, तो उसका आप नोट कर लीजिए। और उसका तोड़ा था बख्तियार खिलजी ने, नालंदा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। बिहार में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, अब इसके केवल अवशेष है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। देखिए एरण अभिलेख का संबंध है, ठीक है। तो एरण अभिलेख किससे है, भानुगुप्त से है, ठीक है। गुप्त वंश के राजा भानुगुप्त से। ध्यान रखिए एरण का जो अभिलेख मिला था वो मध्य प्रदेश में मिला है, नोट कर लीजिए। मध्य प्रदेश के विदिशा में है, एरण जगह भी है और अभिलेख का नाम भी, ठीक है। अभिलेख मतलब जो उनके बारे में मिले हैं लिखे हुए उत्कीर्ण, मतलब ठीक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और ध्यान रखिए सती प्रथा, हाँ इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का पहला उल्लेख एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। तो एरण अभिलेख से संबंधित फैक्ट आप नोट कर लीजिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए फायन किसके शासनकाल में भारत आया, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया, बिल्कुल दूसरा वाला सही है। तो चंद्रगुप्त सेकंड को हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कह रहे हैं, एक चीनी यात्री था। फायन इंपॉर्टेंट है, तो डी वाला इसका सही हो जाएगा, ठीक है, एनडीए में आया हुआ। इसके बाद भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया गुप्त काल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस समय कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, बड़े बड़े राजा हुए हैं, वास्तुकला स्थापत्य कला इत्यादि वगैरह का विकास हुआ है, ठीक है। यही कारण है कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, ठीक है। उत्तरांचल पीसेस 2004 में आया हुआ है। इसके बाद देखिए फायन कहाँ का निवासी था, चीन का था, सिंपल है। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किसका था, तो वाकाटक था, ठीक है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स गुप्त काल के साथ साथ 2-4 वंश और भी थे, वाकाटक वगैरह, तो उन्होंने गुप्त काल के अधीन काम करना स्वीकार किया, क्योंकि गुप्त उस समय एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में आया था, ठीक है। तो वाकाटक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर है। गुप्त काल पढ़ लेना आपने। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा है, समुद्रगुप्त का, बिल्कुल वीणा बजाते थे समुद्रगुप्त, ठीक है। और अश्वमेध यज्ञ कराने वाले इनको कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ भी उन्होंने कराए थे यज्ञ, और वीणा ये बजाते थे, ठीक है। एक संगीता के भी हुई है। इसके बाद देखिए स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में सक्रोप्रम कहा गया है, ठीक है। तो कहोम स्तंभलेख, ठीक है, कहोम स्तंभलेख पूछ सकता है आपको, वैसे कहोम स्तंभलेख सक्रोप्रम कहा गया, वैसे एग्जाम में ये आया नहीं है, तो आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, तो बोध गया, बिल्कुल सही है। बोध गया कहाँ है, बिहार में, जहाँ पर भी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो पूछ सकता है ऐसे प्रश्न आपको। इसके बाद देखिए मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ, तो बिल्कुल सही है, गुप्त काल से ही ज़्यादा जन्म हुआ मंदिर निर्माण का, स्वर्ण युग कहते हैं इसको। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की, शकों के उन्मूलन करने के पश्चात, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त सेकंड ने, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, शकों का उन्मूलन किया था, और स्कंदगुप्त ने हूणों का किया था, ठीक है। हूण जिनको हम मलेच्छ भी कहते थे, चंद्रगुप्त सेकंड एक महान थे, ठीक है। जबकि रामगुप्त जो इनके भाई हुए, तो वो शकों से हार गए थे, ठीक है, वो शकों को नहीं हरा पाए, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने इनको हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, क्लियर हो गया, ठीक है। पिछली वीडियो में बताया आपको, आप देख लीजिए, इससे पहले आप उसको देख लीजिए। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, ठीक है, विष्णु थे, नोट कर लेंगे आप, याद कर लेंगे इसको। चंद्रगुप्त सेकंड ने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए, तो शकों को पराजित करने के बाद, बिल्कुल सही है, सही बात है। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में, 4 चतुर्थ सदी ईस्वी में, ठीक है, मतलब 400 ईस्वी में। ध्यान रखिए फ्रेंड, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में है, और ये बनाया था चंद्रगुप्त सेकंड ने, जो कि विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि मेहरौली का लौह स्तंभ, और यहाँ पर जो इसका लोहा है वो अभी तक उस पर जंग रोधकता है, और ये काफ़ी हैरानी की बात भी है, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था मेहरौली का लौह स्तंभ, पूछ सकता है आपको एग्जाम में, नोट कर लेंगे इसको आप, जो मैं फैक्ट मुँह से भी कह रहा हूँ, आप इनको नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए फायन और हिनसांग ने डैश को देखा, किसको देखा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन को क्रमशः देखा, ठीक है ना। पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देखा, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड थे, और हर्षवर्धन वर्धन वंश के आगे जो आएंगे। इसके बाद उत्तर गुप्त में वर्धन काल भी आया, ठीक है ना, वर्धन वंश, हर्षवर्धन, जिस समय हुइनसांग भी आए थे, ठीक है। ह से हर्षवर्धन, ह से हुइनसांग याद रखिए आप,
तो ये इसके बाद आएगा लास्ट, तो प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। इसके बाद देखिए 28वां कह रहा है कि धन्वंतरी कौन थे, ठीक है। तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में थे, बिल्कुल सही है, जो कि चिकित्सक थे। इन्होंने एक किताब लिखी है फ्रेंड्स, नवनीतकम, ठीक है, धन्वंतरी ने लिखी है। और आयुर्वेद के काफ़ी प्रसिद्ध ये संस्थापक माने जाते हैं आयुर्वेद के, ठीक है। गुप्तकाल शासन प्रणाली किस पर थी? राजतंत्र, बिल्कुल राजतंत्र सही है। यहाँ पर राजा वगैरह होते थे, गणतंत्र नहीं था, राजतंत्र भी था, बिल्कुल सही है, मतलब राजा वगैरह होते थे इनके। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कोयोकी में किसका विवरण नहीं मिलता? तो बौद्ध के सिद्धांतों का नहीं है, याद कर लीजिए इसको, बौद्ध राज्य का है, इसका भी, उपदेश का भी है, इसका भी है, लेकिन इनके सिद्धांतों का नहीं है, ठीक है। फाहियान ने बौद्ध धर्म के बारे में भी लिखा हुआ उसमें, लेकिन इनके बारे में नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको याद कर लेंगे, ए वाला गलत है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्तम मंदिर कौन सा? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, लगभग सारे मध्य प्रदेश में है। तो दशावतार मंदिर ये गुप्त काल का सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा उत्कृष्ट नमूना है, ठीक है, दशावतार मंदिर याद कर लेंगे। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हो? तो देखो 16, 17, 19 ये गुफाओं के नंबर है फ्रेंड्स, ठीक है। 16 नंबर गुफा, 17 और 19 नंबर की गुफाएं, ठीक है ना। ये गुप्त काल में गुफाओं का निर्माण हुआ, ठीक है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित। तो ये गुफाओं के नंबर हैं, आप इनको भी याद कर लेंगे, ठीक है, यह समझ लाएंगे। इसके बाद देखिए अमरकोश के लेखक अमर सिंह चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे, याद कर लेंगे, जिनको विक्रमादित्य कहना है, जिन्होंने मेहरुई का लोह स्तंभ बनाया था। इसको 12 बोलिए, याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 34वां प्रश्न आ रहा है कि गुप्त संवत 319-20 को प्रारंभ करने का श्रेय किस जाता है? तो चंद्रगुप्त सेकंड को जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखिए 319 और 320, 319 से 550 ईस्वी तक गुप्त काल चला था, लेकिन इससे पहले आगे थे श्रीगुप्त। तो यहाँ पर टाइम पीरियड दिया है, देखो टाइम पीरियड के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम आएगा, ठीक है। और बोलता 275 लगभग के आसपास थे श्रीगुप्त, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो गुप्त काल जो वास्तविक स्टार्टिंग मानी है वो 319 ईस्वी से मानी है और 550 ईस्वी तक पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पर लेकिन प्रश्न में ये पूछा कि गुप्त संवत शुरू किसने किया? गुप्त संवत शुरू किया था 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, जो गुप्त काल के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो अपने राजारोहण, बिल्कुल सही है, ये संवत चला, शक संवत चला है, विक्रमी संवत चला है। तो आप ध्यान रखिए, इन्होंने अपने राजारोहण के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने, ठीक है, ये संवत चलाया था, क्लियर हो गया, 319 ईस्वी में, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद देखिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किसका दरबारी कवि था? बिल्कुल समुद्रगुप्त का था, और समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहाँ है फ्रेंड्स? इलाहाबाद में, ठीक है, ये कहाँ है? इलाहाबाद में, प्रश्न पूछा गया बहुत बार। इसके बाद देखिए प्रश्न 37वां, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो बिल्कुल सही है, व्यापार और प्रगति के कारण कला व साहित्य, बिल्कुल कला व साहित्य चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, ठीक है, कला व साहित्य चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, ठीक है ना। प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के तो नहीं आएंगे, व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति भी यहाँ पर उतनी नहीं थी, तो केवल बी वाला अगर बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में? तो गुप्त काल में हुआ, ठीक है। सारनाथ में धमेक स्तूप है, सारनाथ का है उत्तर प्रदेश में, जहाँ से हमारा अशोक स्तंभ लिया गया है, तो वहाँ पर गुप्त काल में धमेक स्तूप का निर्माण होता है, याद कर लें। गुप्त काल में सोने के सिक्के को फ्रेंड्स कहते हैं दिनार, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा? बिल्कुल सही है, कालिदास ने लिखा। कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम इत्यादि नाटक इनके हैं, विक्रम ओवरसियम, मेघदूतम इत्यादि नाटक इन्होंने ज़्यादा लिखे हैं, प्रणय पर लिखे हैं, प्रेम कथा पर आधारित हैं, क्लियर है। इसलिए इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, भारत का शेक्सपियर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल, कुमार गुप्त एक ने की थी, बिल्कुल सही है। गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी, ठीक है, भू राजस्व जो रेवेन्यू होता था जमीन का, वो उपज का 1/6 भाग होता था, ठीक है, मतलब जितनी उपज हुई उसका 1/6 भाग देना पड़ता था, आप कह सकते हैं टैक्स के रूप में, या उनका इनकम जो राजा के अंडर में होता होगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो 42 भी हो गया। इसके बाद देखिए 43 प्रश्न आ रहा है कि नगरों के क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? ठीक है, तो नगरों का जो क्रमिक पतन हुआ गुप्त काल में हुआ, ठीक है, धीरे धीरे नगरों का पतन होना शुरू हुआ, ठीक है। इसके बाद वर्धन वंश आया, ठीक है, और प्राचीन भारत यहाँ पर खत्म हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो गुप्त काल में दिया, बिल्कुल सही है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को अधिक दान दिया गया, याद कर लेंगे, इसको फैक्ट है ये। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में, ठीक है, मेहरौली के आसपास है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में से लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र की स्मृति में है, ठीक है, कोई चंद्र रहे उनकी स्मृति में बना था, चंद्रगुप्त सेकंड ने बनाया था, ठीक है, ध्यान कि चंद्रगुप्त सेकंड ने ये बनाया था, अभी मैंने आपको बताया था, मेहरौली दिल्ली में है, चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा बनाया गया, ठीक है, ये चंद्र की स्मृति में है, वही चंद्रगुप्त जो है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए
कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम का नायक था अग्निमित्र, ठीक है। अग्निमित्र था, मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में। पुष्यमित्र शुंग के बाद आई है, शुंग वंश में अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र। देखो अग्निमित्र यहाँ पर आ भी रहा है, तो ये इनके एक पात्र हुए हैं। क्लियर हो गया। इससे पहले ये आपने देख लेना वीडियो में, आप इसको शुंग वंश, जो ये मौर्योत्तर काल में देसी उत्तराधिकारी हुए हैं, तो पहला वंश बल्कि शुंग वंश आया था, ठीक है। इसके बाद देखिए समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस में मिलता है, तो प्रयाग प्रशस्ति मिलता है, बिल्कुल सही है, डी वाला सही हो जाएगा। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबर थी, गुप्त काल में, बिल्कुल सही है, गुप्त काल में एक अच्छी स्थिति थी स्त्रियों की। क्लियर है, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए कौन सा राजवंश हुण के आक्रमण से विचलित हुआ, गुप्त काल से विचलित हुआ, स्कंदगुप्त में बल्कि बकायदा उनको हराया भी था। कौन सा कालिदास ने नहीं लिखा हुआ है, जानकीहरण नहीं लिखा हुआ, आप इनको नोट कर लेंगे, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम लिखा हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा हुआ है, विक्रमोर्वशीयम लिखा हुआ है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इनको नोट कर लो। तो जानकीहरण नहीं लिखा, ठीक है, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। जानकीहरण किसने लिखा, कुमारदास ने, ठीक है, कुमारदास ने लिखा जानकीहरण। क्लियर हो गया, कुमारदास भी कवि थे, याद कर लेंगे आप, इसको लिख देंगे अलग से। इसके बाद देखिए अजंता गुफाओं की, अच्छा अजंता गुफाओं के सरीखी मतलब उसकी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं, तो बाघ की गुफाएं हैं, ठीक है, याद कर लेंगे। बाघ या धार की गुफाएं एमपी में है, ज़्यादातर एमपी में ही है, ठीक है। जो अभिलेख वगैरह मिले हैं, ये अभी हमने पढ़ाया था आपको, अभिलेख एरण का, वहीं एमपी में है, ठीक है। तो गुप्त काल की अवधि का पूछा गया है 319 से 500 अकॉर्डिंग ऑप्शन, वैसे 550 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग ऑप्शन 319 ईस्वी से, देखिए ईसा पूर्व नहीं बोलेंगे हम, ईस्वी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लियर है, ईस्वी 319 ईस्वी से 500 ईस्वी गुप्त काल का टाइम पीरियड है, याद कर लेंगे। इसके बाद उत्तर गुप्त काल आएगा, वर्धन वंश, उसके बाद प्राचीन भारत समाप्त, फिर मिडाइवल हम शुरू कर लेंगे। इसके बाद देखिए बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल से भी, बिल्कुल सही बात है, गुप्त काल से बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई, और सती प्रथा का उल्लेख भी एरण अभिलेख में मिलता है गुप्त काल में। क्लियर है, तो ये प्रथाएं थोड़ा कह सकते हैं बुरी थी। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए, गुप्त काल में किए गए, बिल्कुल सही है, गुप्त काल में सोने के सिक्के जारी किए गए। क्लियर है, सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। इसके बाद देखिए यूरोपीय भाषा में अनुदित, ठीक है, यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था, ठीक है, यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय, बिल्कुल सही, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास का नाटक, ठीक है, जिसमें कि शकुंतला की कहानी है। तो यूरोपीय भाषा अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बाद देखिए सती प्रथा का पहला उल्लेख बता दिया, एरण अभिलेख मध्य प्रदेश में है, ठीक है, एरण अभिलेख एमपी विदिशा में, तो सती प्रथा थी ऐसा कुछ माना जाता है, ठीक है, वहाँ पर उसमें लिखा है ऐसा। ये एग्जाम में आया वो प्रश्न बहुत बार। गुप्त काल के शासकों क्रम से लगाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए 1 2 3 4 5 क्रम से लगा हुए हैं, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट, सॉरी, फिर समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त क्रम से लगे हुए हैं। स्कंदगुप्त ने हुणों का यहाँ पर खात्मा किया था, कह सकते हैं। 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो बयाना से हुआ है, बिल्कुल सही है। बयाना कहाँ है, भरतपुर में है, इंपॉर्टेंट है। 58 के बाद देखिए 59वां प्रश्न है ऊपर, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक मानते हैं, तो कुमारगुप्त एक, ये तो बार बार आगे रिपीट। इसके बाद देखिए 60वां, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था, ठीक है, जो सामंत होते थे, का अभ्युदय सैनिक अभियानों से देखा जा सकता है, सैनिक अभियानों में देखा जा सकता। कथन 1, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का वर्णन पर्याप्त रूप से विस्तार हुआ है, तो बिल्कुल सही है, दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है गुप्त काल जो गुप्त थे वो कुषाणों के सामंत थे, ठीक है, मतलब उनके अंडर काम करते थे। यहाँ पर सही है कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, ठीक है, सैनिक अभियान होते थे तो सामंत बन जाते थे, ठीक है, कोई हारता था तो सामंत बनते थे। लेकिन गुप्त काल में यहाँ पर कथन आर कह रहा है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का वर्णन पर्याप्त रूप से विस्तार हुआ था, गुप्त काल में विस्तार हुआ था, ये गलत है, ठीक है ना, मतलब सही है लेकिन इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखिए, क्योंकि यहाँ पर व्याख्या भी करनी है ना इसकी। इसके बाद देखिए गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित हो, ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ठीक है, ये ध्यान रखें फ्रेंड, ताम्रलिप्ति बंदरगाह एग्जाम में पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका के पास में नीचे ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, इंपॉर्टेंट है। एक भड़ोज था, भड़ोज गुजरात में है, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो। इसके बाद देखिए गुप्त शासकों द्वारा जारी किए चांदी के सिक्के कहलाते हैं रूपक, रुपये का, ठीक है, ये भी आया हुआ, ठीक है, ध्यान रखें फ्रेंड, सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे और रुपयक आया है बहुत बार, या रुपये का आता है, ये एग्जाम में बहुत बार आया। चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे, याद कर लेंगे आप, इनको रट लेंगे। और मौर्य काल में जो है डी वाला देखिए पर्ण कहते हैं, ठीक है, मौर्य काल में पर्ण का आ गया था, अभी मैंने मौर्य काल जब पढ़ाया तब बताया था, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 63वां प्रश्न आ रहा है, सूची मिलानी है। सूची कैसे मिलानी है, कवि का संबंध बताना। तो विशाखादत्त का संबंध किससे था, विशाखादत्त का संबंध था, नाटककार थे, मुद्रा राक्षस लिखी है, बिल्कुल सही है इन्होंने, ठीक है। वरामिहिर कौन थे, खगोल वैज्ञानी थे, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चरक कौन से, चिकित्सा वाले थे। अब ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, तो आप मिला लीजिए, बिल्कुल सही है सी वाला, और सारे गुप्त काल के टाइम का ही है, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए 64वां आ रहा है कि चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला व साहित्य
चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र था उज्जैन, ठीक है बिल्कुल सही है, अकॉर्डिंग ऑप्शन उज्जैन, ठीक है। क्षिप्रा नदी किनारे है उज्जैन, ध्यान रखिए। उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका भी था, ठीक है, इंपॉर्टेंट अवंतिका पूछ सकता है, क्षिप्रा नदी किनारे। इसके बाद देखिए 65वां प्रश्न आ रहा है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों से होती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम बिल्कुल सही है, काफी प्रसिद्ध हो गया था ये, ठीक है, और यूरोपीय में भाषा में ये अनुदित भी हुआ था, इसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय गुप्त काल में हुआ, सही है, दशमलव का जो प्रणाली थी गुप्त काल से शुरू हुई, ठीक है ना, दशमलव। इसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन कारण नहीं था? तो स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की सत्ता को दूर, स्कंदगुप्त के बाद कोई राजा इसमें प्रबल हुआ ही नहीं, हुणों का आक्रमण भी था यहाँ पर कहीं ना कहीं पतन के लिए जिम्मेदार, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, जो लोकल के शासक थे प्रांतीय उनका विद्रोह भी था, लेकिन सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ऐसा कुछ नहीं था कि जो आंतरिक कलह था और उनका पतन कारण बना, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे, आप इनको नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए 68वां, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए देखा है? तो समुद्रगुप्त बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर देखा गया है। इससे पता लगता है कि गुप्त काल में समुद्रगुप्त जो थे वो संगीतज्ञ भी थे, ठीक है। इसके बाद देखिए वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट थे बिल्कुल, पाई का मान भी उन्होंने दिया था, सूर्य सिद्धांत किताब लिखी है, याद कर लीजिए। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम किससे? चिकित्सा से, लेखक धन्वंतरी, ठीक है, याद बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है, धन्वंतरी ने लिखी नवनीतकम। इसके बाद देखिए तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक कौन था? रामगुप्त था, जो कि थोड़ा कायर स्वभाव के थे। इनके बड़े भाई चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, ठीक है, क्या किया? शकों को परास्त किया था, ठीक है, इन्होंने, ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए क्रम आप जरूर याद रखिए फ्रेंड्स कि क्रम कौन आए थे, वरना दिक्कत हो सकती है आपको। इसके बाद देखिए जो अभिलेख है राजा से मिलाना है, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति बिल्कुल सही मिला है, चंद्रगुप्त सेकंड मेहरौली दिल्ली वाला सही मिला है, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभलेख बिल्कुल सही है, बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र बिल्कुल सही है। तो आप इन चारों को देख लीजिए, मिला लीजिए इनको, कौन का है मैं बता चुका हूँ आपको पिछली वीडियो में भी, ठीक है, नोट कर लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद देखिए 73वां, मुद्रा के प्रकार और शासक, ठीक है, मुद्रा के प्रकार और शासक, तो ये भी देखिए कुमार देवी प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो चंद्रगुप्त फर्स्ट की मुद्राएं हैं, बीणा बजाती हुई मुद्राएं समुद्रगुप्त की हैं, ठीक है, कुमार देवी की पूजा करते चंद्रगुप्त फर्स्ट, वो देवी थी कोई, ठीक है। चक्र विक्रम प्रकार, चक्र बना होता था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम के सिक्के हैं। कार्तिकीय प्रकार, कार्तिकीय बना होता कुमारगुप्त फर्स्ट के, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न वैसे बड़े एग्जाम में ही आते हैं ज़्यादा। तो सिक्कों के प्रकार भी थे, राजाओं के सिक्के, क्योंकि अगर मैं सिक्का चलाऊंगा तो मैं उस पर कुछ और प्रिंट करूंगा, कोई और होगा तो कोई और प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये भी कुछ प्रश्न बनते हैं, ठीक है, एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड से। इसके बाद देखिए 74वां प्रश्न आ रहा है, 74वां क्या कर रहा है? उपाधि, ठीक है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त की उपाधियां क्या थी, ठीक है, ये मिला है, तो सही में मिला है, ये सही मिला है, 1 2 3 4। चंद्रगुप्त सेकंड महाराधिराज सही है, अश्वमेध यज्ञ पराक्रम किए थे उन्होंने, बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ कराए समुद्रगुप्त ने, बिल्कुल सही है, भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड परम भागवत की उपाधि ली थी। सक्रोप्रम का है स्कंदगुप्त, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, चारों सही है। सक्रोप्रम का अर्थ है कि सक्रारी, सक्रों के अरी भी कहते हैं इनको, सक्रारी या सक्रोप्रम, मतलब सक्र का अर्थ है यहाँ पर शकों पर विजय पाई इन्होंने, ठीक हो गया। इसके बाद देखिए 75वां प्रश्न आ रहा है, पत्नी, ठीक है, इनकी पत्नी उसे मिला दो, आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 चंद्रगुप्त सेकंड फर्स्ट की पत्नी कुमार देवी लिच्छवी वंश जाति की थी, बिल्कुल सही है। रामगुप्त ध्रुव देवी, पत्नी का नाम समुद्रगुप्त दत्ता देवी, रुद्रसेन सेकंड प्रभावती गुप्त, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, चारों इनको याद कर लीजिए, वैसे इंपॉर्टेंट इतना है नहीं कि पत्नी के नाम पूछेगा वो। इसके बाद देखिए किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो समुद्रगुप्त, ठीक है, दक्षिण पथ में अपना दक्षिण भारत के विजय अभियान में इन्होंने क्या किया? 12 राज्यों पर धर्म विजय की, ठीक है, इन्होंने दक्षिण विजय अभियान चलाया था, ठीक है। इसके बाद देखिए सर्वराज्योच्छेता, ठीक है, सर्व राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला कहते हैं समुद्रगुप्त, ठीक है। दक्षिण भारत में इन्होंने काफी राज्य जीते, तो इनको समुद्रगुप्त की देखिए दूसरी उपाधि भी है सर्वराज्योच्छेता, केवल भारत का नेपोलियन नहीं कहते हैं ना, कुछ और भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 78वां प्रश्न आ रहा है, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों को अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त सेकंड, बिल्कुल सही है, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको हम क्या करें विक्रमादित्य भी कह रहे हैं, ठीक है ना, अंतिम शासक को इन्होंने मारा था, ठीक है। जबकि पूर्ण रूप से हाँ ठीक है इनका ही है, शक का इनका ही है चंद्रगुप्त सेकंड का, और हुणों का आएगा तो स्कंदगुप्त का है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए रचनाकार रचना, तो आर्यभट्ट की किताब मिलानी हमने, धन्वंतरी की नवनीतकम सही है, आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम सही है, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत सही, वराहमिहिर की पंच सिद्धांत सही। तो 1 2 3 4 इसी क्रम में बिल्कुल सही मिली हुई है। तो ये किताबें हैं फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हैं जो आती हैं एग्जाम में, तो आप इनको नोट कर लेंगे। तो 79 हो गया। इसके बाद देखिए 80 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 80 नंबर कह रहा है कि सुदर्शन झील, जो मैं बता चुका हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी, इसका जो पूर्णोद्धार कराया रुद्रदामन ने कराया,
दूसरी बार, तीसरी बार स्कंदगुप्त ने करा। तो इसका मतलब रुद्रदामन झील 3 लोगों ने यहाँ पर उसकी रिपेयरिंग कह सकते हैं, मरम्मत कराई है, जो कि गुजरात में है। तो स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त सही है, दूसरा वाला इसका बी वाला आंसर सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए 81वां, जो प्रशासनिक इकाई थी गुप्त काल में वो मिलानी है, ठीक है ना, उसके प्रशासक के नाम से भी पूछ रहा है। तो भुक्ति, जो प्रांत को भुक्ति कहते थे, उस पर कौन बैठता था? उपरिक बैठता था, बिल्कुल सही है, आता है। जिले को विषय कहा गया है, विषयपति यहाँ बैठता था। नगर को नगरपति बैठता था, ग्राम में ग्रामिक बैठता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, बड़े एग्जाम में भी ये आ जाते हैं कभी कभार। इसके बाद देखिए कौन सा सुमिलित नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए महासंधि विग्रह, ये युद्ध शांति का मंत्री होता था। महादंड नायक सेना का अधिकारी होता था। विनय स्थिति स्थापक धारी मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष नहीं होता था, ठीक है। महाश्वपति गज सेना का नहीं होता था, अश्व का होता है। महाश्व, अश्व लिखा हुआ, गज लिखा है यहाँ पर, गज का अर्थ हाथी होता है, ठीक है। देखिए अश्व का होता था, डी वाला गलत है, ठीक है ना। बाकी 3 सही है, आप इनको पढ़ लीजिए एक बार। ध्यान, गुप्त काल में प्रशासनिक इकाई क्या थी, न्याय व्यवस्था कैसी थी, एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ और चीजें में पूछता है ये, आप इनको नोट कर लेंगे। 83वां देखिए, भूमि का संबंध हमने मिलाना है, किससे संबंधित थी? तो क्षेत्र भूमि कृषि योग्य होती थी, वास्तु भूमि निवास योग्य होती थी, जैसे वास्तु दोष हम बोलते हैं। अपहृत भूमि जंगली भूमि को कहते हैं, खिल भूमि कहते हैं कृषि के लिए भूमि। तो बिल्कुल सही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, तो भूमि और उनके प्रकार के नाम है, ठीक है। इसके बाद देखिए 84वां प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति, तो पहले ही गलत है। समुद्र, प्रयाग प्रशस्ति किसका है? समुद्रगुप्त का है, बिल्कुल सही है। किरात अर्जुनियम, अच्छा ये बुक का नाम है, ठीक है। किरात अर्जुनियम भारवी ने लिखी है, बिल्कुल सही है। 10 कुमार चरितम दंडी ने लिखी हुई है, इन्होंने काव्यदर्श भी लिखी है। मृच्छकटिकम सुदरंग लिखी है। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी है, ध्यान रखिए फ्रेंड्स। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के मंत्री थे। तो ए वाला गलत है इसमें, ठीक है, क्लियर है, आपको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए कौन सा सुमिलित नहीं है। वाघभट्ट अष्टांग हृदय लिखी है, कामंदक लिखी है, नीतिसार, विशाखादत्त मुद्राक्षर से लिखी। भर्तृहरि मेघदूतम गलत है, मेघदूतम कालिदास की है, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। भर्तृहरि गलत है यहाँ पर। तो आपकी देखो कितना सिंपल है और कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरी देखिए, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इसे। हमने मिलाना है पद के नाम और उनके काम से। तो श्रेष्ठी का काम होता था साहूकार का, ठीक है। साहूकार क्या होता है? जो किसानों को ऋण वगैरह देते हैं। सार्थवा का व्यापारी को बोलते थे। कुलिक होता था कारीगर। कायस्थ होता था लेखक। तो ये कुछ उनके नाम हैं जो उनके काम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इसमें है उनको तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। सब भी आपने नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर टेस्ट निकालना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 86वां नंबर भी हो गया। इसके बाद देखिए आ रहा है फ्रेंड्स 87 नंबर का। 87 नंबर कह रहा है कि मिहिरकुल का संबंध था हूण से था, बिल्कुल सही है। हूण से ये एक हूण था मिहिरकुल, जो कि बाद में स्कंदगुप्त ने इनको हराया था। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौखरी थे, ठीक है। मौखरी वंश थे कन्नौज, ठीक है। मौखरी वंश भी आया था कन्नौज में, ठीक है ना। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। समुद्रगुप्त ने भी की थी, लेकिन सबसे पहले इन्होंने की थी। कुतुब मीनार के निकट लोह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है, ठीक है। तो क्यों खींच रहा है? उस पर जंग नहीं लग रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि उस पर जंग नहीं लग रहा है, जंग रोधकता के कारण, कि उस पर जंग क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ इस पर कहानी होगी, ठीक है। अच्छा उस पर लोहा होगा। इसके बाद देखिए प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन केवल 2 उदाहरण मिलते हैं। इनमें एक अजंता की गुफाओं में मिलता है, किसका? गुप्त काल का, और दूसरा मिलता है बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में। बता चुका हूँ बाघ गुफाएं कहाँ हैं? एमपी में, ठीक है। तो जैसे गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन हमें मिलता है अजंता में, तो दूसरा टाइप उसका मिलता है आपको देखने को मध्य प्रदेश, ठीक है। बाघ गुफाएं आप देख लीजिएगा नेट पे इसको। इसके बाद देखिए सेकंड लास्ट प्रश्न आ रहा है 92वां, कि पुण्यवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में, ठीक है। तो भुक्ति जो होती थी वो उत्तरी बंगाल में, प्रांत था एक ये, ठीक है। जो एक प्रांत था ये कहाँ था? उत्तर बंगाल में था, बंगाल के उत्तरी भाग में था प्रांत का नाम, ठीक है। पुण्यवर्धन भुक्ति, भुक्ति प्रांत कहते थे, क्लियर हो गया। प्रांतिक यहाँ बैठते थे, तो उत्तरी बंगाल में, बंगाल के उत्तरी भाग में था ये प्रांत, ये ऐसा पूछ रहा है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त कौन था? तो समुद्रगुप्त था, ध्यान रखें। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। इनको वीणा बजाते हुए देखा गया है, भारत का नेपोलियन कहते हैं, सर्वराज्य छेता भी कहते हैं, और सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाले। दक्षिण भारत विजय अभियान है इनका। प्रयाग प्रशस्ति इनके बारे में है। तो इनसे बहुत प्रश्न बन जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ गुप्त काल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड इससे ऊपर एक प्रश्न आया था, आप उसको करेक्शन कर लीजिए, उसमें उपरोक्त सभी है, ठीक है ना। तो इसका 37वें का ध्यान रखिए फ्रेंड, 37वें का क्या होना चाहिए? इसका सभी उत्तर सही है, ठीक है। उपरोक्त सभी कारण है इसका, क्योंकि सिक्के भी चलाए गए थे, और कला व साहित्य में जब बी और सी सही है तो डी होना चाहिए, वैसे उपरोक्त सभी सही है। तो गुप्त काल लोग क्लासिकल युग क्यों कहते हैं? क्योंकि सिक्के चले थे और प्रगति हुई थी और कला साहित्य जुड़ा था, अनेक लेखक हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।
ठीक है। अभी हमने संगम वंश थोड़ा सा पढ़ा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा है नहीं है वैसे इंपॉर्टेंट। आपने 2 किताब याद रखनी है, मणिमेखलाय, शिलापद्दिकरम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसे देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।